हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेस पर। प्रीवियस क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म किया था। हमने सभी जो चैप्टर्स थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सब समाप्त किए थे काफ़ी अच्छे तरीके से। सभी क्लासें हमारी प्रॉपर हुई और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन, जो कि चैप्टर फर्स्ट है आपकी क्लास 12th की केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक का ये पहला चैप्टर है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, है ना। तो पहला चैप्टर है, जैसा कि हमने कहा था कि हम कंप्लीट केमिस्ट्री आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है आप सभी नोट्स भी बना रहे होंगे। मैं आपको ये बात पहले ही बता चुका हूँ और वापस से आपको ये बात दोहरा देता हूँ कि अगर आप नोट्स बनाते हो तो इन नोट्स से आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम में। नॉट सिंगल क्वेश्चन, याद रखना, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको इन नोट्स से बाहर मिलने वाला है। और अगर आप प्रैक्टिस करते हो रेगुलरली तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इजीली हो जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हम क्लास के दौरान कराएंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करनी होंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, तो आप आसानी से आपका बोर्ड का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। सिर्फ क्लियर नहीं कर सकते हो, आप अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हो। याद रखना, सिर्फ क्लियर नहीं होगा, अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर होने वाला है आपका जो एग्जाम है, अगर आप इसी तरह से हमारी क्लासे लेते रहते तो। चलो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या है ना। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूशंस, ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये क्या होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं ये, होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं इसके टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स के। ये क्या होते हैं, सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और more than two components। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन एक होमोजीनस मिक्सचर है, टू और टू मोर देन टू मिक्सचर्स का। यहाँ पर होमोजीनस का क्या मीनिंग है, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनस। मीनिंग ऑफ होमोजीनस, यहाँ पर होमोजीनस से क्या मीनिंग है, यहाँ पर देखिए होमोजीनस से मीनिंग ये है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं, किसमें, मिक्सचर में। क्या है, मिक्सचर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सॉल्यूशन, और मिक्सचर है ना, और मिक्सचर भी कह सकते हैं। या फिर हम अपने एनसीईआरटी की लाइन के बारे में बात करें कि कंपोजिशन जो होता है ना, मिक्सचर कंपोजिशन, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। ठीक है, थ्रू आउट की मीनिंग को ठीक कर लेते हैं यहाँ पर। GHOUT,
ठीक है, ये थ्रू आउट की वैल्यू हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन होते हैं, ये जनरली टू कंपोनेंट होते हैं। इसमें दो कंपोनेंट का ये मिक्सचर होता है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? एक होता है इसमें सॉल्वेंट, क्या होता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। क्या होता है? सोल्यूट। एक सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूट होता है। देखिए जो सॉल्वेंट होता है ना, ये कैसे होता है, ये लार्जेस्ट क्वांटिटी होती है मिक्सचर में। जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, लार्जेस्ट क्वांटिटी इन मिक्सचर। तो मिक्सचर में जिसकी लार्जेस्ट क्वांटिटी होती है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है ना। और जो सॉल्वेंट होते हैं क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। सॉल्वेंट्स आर डिटरमाइन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी, ये कौन डिसाइड करता है, ये सॉल्वेंट डिसाइड करता है। और देखिए यहाँ पर हमें लेस अमाउंट प्रेजेंट इन मिक्सचर। तो यहाँ पर सोल्यूट जो होता है ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, जबकि सॉल्वेंट जो होता है ये हाई अमाउंट में या लार्जेस्ट क्वांटिटी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम जनरली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन का मीनिंग यहाँ पर है वन सॉल्वेंट एंड वन सॉल्यूट। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूट है, यहाँ पर क्या है, एक एक है दोनों, इसलिए इसे बाइनरी। इस चैप्टर में हम ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए कुछ सॉल्यूशंस के टाइप है ना, तो वो देख लेते हैं फर्स्ट कि कौन कौन से टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, देखिए कौन कौन से टाइप हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम अगर सॉल्यूशंस की बात करें तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन एक टेबल बनती है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। फिर उसमें सॉल्यूट की फॉर्म कैसी, स्टेट कैसी है, तो इसीलिए सॉल्यूट। फिर वहाँ सॉल्वेंट की स्टेट क्या है, उसके लिए सॉल्वेंट। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ हम बात करने वाले हैं, उन सबको देखने वाले। देखिए सबसे पहला है गैसियस सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो कैसे हैं, गैसियस है। तो गैसियस सॉल्यूशंस, जैसा कि हमने बात की थी कि जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या करेंगे, डिसाइड करने वाले हैं फिजिकल स्टेट किसकी, सॉल्यूशन की। तो यहाँ से हमको एक चीज कंफर्म हो गई, जो सॉल्वेंट होगा वो कैसा होगा, गैस स्टेट में होगा। जैसे हम अगर बात करें यहाँ पर, अगर सॉल्यूट यहाँ पर कैसा होता है, गैस होता है, तो सॉल्वेंट गैस ही होगा। ठीक है, अगर सॉल्यूट जो होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर लिक्विड होता है, क्या होता है, लिक्विड होता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी सॉल्वेंट गैस रहेगा, क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो गैसियस है। जैसा हमने कहा भी था कि जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, और अगर यहाँ सॉलिड हो जाता है सॉल्यूट, तो भी हमको सॉल्वेंट कैसा रहेगा, यहाँ पर ये अभी भी गैस ही रहेगा। अभी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट मिक्सचर्स के, जैसे अगर हमने गैस को क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है, मतलब ये सॉल्वेंट है गैस, और इसमें सोल्यूट के रूप में हमने गैस को ही मिलाया है, तो ये क्या होगा, गैसेस मिक्सचर होगा, और यहाँ पर दो गैसों का मिक्सचर होगा। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं एग्जांपल में, मिक्सचर ऑफ गैसेस। देखिए कुछ गैसों के मिक्सचर की बात करें, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, O2 एंड N2 मिक्सचर, गैस मिक्सचर, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर यहाँ बात करें कि जब हमने क्या किया है, लिक्विड को गैस के सॉल्यूशन में डाला है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, क्लोरोफॉर्म। क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को हमने कैसे मिक्सचर में डाला है, इसको मिक्स किया है, मिक्स्ड विद N2 गैस, मतलब नाइट्रोजन में हमने क्लोरोफॉर्म को डाला, और यहाँ पर क्लोरोफॉर्म कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। फिर बात करें हमने सॉलिड को गैस में डाला है ना, जैसे धूल मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनवायरनमेंट में होते हैं ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्या एग्जांपल है, कैंपर इन नाइट्रोजन गैस, इन नाइट्रोजन गैस, या फिर हम डस्ट पार्टिकल्स कह सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो एयर कैसी है, एयर तो गैस स्टेट है, वो तो गैसों का मिक्सचर है, लेकिन उसमें डस्ट पार्टिकल्स कैसे हैं, वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, ये हमारा एक मिक्सचर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, ये हमारा था कैसा मिक्सचर था, ये हमारा गैसेस मिक्सचर था, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस हमने देखे, मिक्सचर देखे, सॉल्यूशन तो हमारा गैसेस, ठीक है। अब सेकंड है हमारा, जो सेकंड सॉल्यूशन है वो लिक्विड सॉल्यूशन है। क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है, यहाँ पर हमारे सॉल्यूट की स्टेट है, सॉल्यूट की तीन स्टेटें होंगी, गैस होगा, है ना, या फिर होगा लिक्विड, या फिर यहाँ हो सकता है सॉलिड, ठीक है। लेकिन फिजिकल स्टेट डिसाइड करेगा कौन, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट हमको यहाँ लिक्विड ही लेना पड़ेगा, लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड, ठीक है। अब देखिए, अब इनके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जब हमने लिक्विड में गैस को डाला है तो हमने क्या किया है, हम देखते हैं कि जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन क्या होती है, डिजोल्व होती है, जिसका यूज करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, है ना, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर H2, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पर, है ना, लिक्विड में लिक्विड को डाला है, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, जैसे एक एग्जांपल है एथेनॉल का। एथेनॉल क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, एथेनॉल को हमने क्या है, डिजोल्व, किस में डिजोल्व किया है, डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। तो जैसा कि करते भी हैं जो शराबी होते हैं, वो एथेनॉल में पानी को मिलाते हैं, लेकिन पानी की मात्रा ज्यादा है, तो एथेनॉल सही मायने में पानी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करें, अब इस बार हमने क्या किया है, जो सॉलिड है उसको लिक्विड में डाला है, जैसे हमने ग्लूकोज का पाउडर लिया, ठीक है, तो हाँ ग्लूकोज के क्या है, क्रिस्टल है, ग्लूकोज को हमने किस में डिजोल्व किया है, वाटर में, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर। ये एग्जाम्पल हो गए हमारे डेली लाइफ के, एग्जाम्पल है जो हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारा थर्ड टाइप का जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा, गैसेस हो गया, लिक्विड हो गया, अब बात आती है इसकी, अब बात आता है सॉलिड की। देखिए
सॉलिड सॉल्यूशन, नाम कितना शानदार है, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड है मीन सॉल्वेंट तो सॉलिड ही होगा, ठीक है, सॉलिड हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैरायटी है, गैस भी है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर अगर हमने क्या किया है, इस बार हमने गैस को सॉलिड में डिसॉल्व किया है ना। अब गैस सॉलिड में डिसॉल्व होती कहाँ है, लेकिन मिक्सचर तो हमको बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं एग्जांपल में क्या है कि हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को पैलेडियम में, है ना। तो यहाँ पर क्या क्या है, मिक्सचर या सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम, पैलेडियम हमने क्या किया है, पैलेडियम मेटल है जो कि सॉलिड है, उसमें हमने क्या किया है, हाइड्रोजन गैस को डिसॉल्व किया है या उसका सॉल्यूशन बनाया। उसके बाद बात करें, हमने लिक्विड को सॉलिड में डाला है। देखिए इस बार हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड को क्या कर डाल रहे हैं, सॉलिड में डाल रहे हैं। तो यहाँ पर लिक्विड देखिए कौन है, मर्क्यूरी है, ये अमलगम है ना, अमलगम, अमलगम की बात आती है जब भी मर्क्यूरी आती है, अमलगम ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को हम पारा भी कहते हैं, मर्क्यूरी, ठीक है, Hg, जिसे डिनोट करते हैं मर्क्यूरी ऑफ विद सोडियम, सोडियम यहाँ पर मेटल है, तो सोडियम हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, सॉलिड। याद रखना ये रूम टेम्परेचर पर क्या होती है, Hg एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर क्या है, ये लिक्विड की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो इसको हमने मिक्स किया, उसके बाद सॉलिड का सॉलिड में तो हो ही जाएगा, सॉलिड का सॉलिड में कैसे होगा, हमने क्या किया है, कॉपर लिया है, क्या लिया है, कॉपर, Cu, ठीक है, इसको डिसॉल्व किया है हमने गोल्ड में, डिसॉल्व इन गोल्ड, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये मिक्सचर हमारे सॉल्यूशन हमारे रेडी हो गए। डिफरेंट टाइप के जो सॉल्यूशंस की बात थी वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। 3 टाइप के हमारे पास क्या थे, सॉल्यूशन थे, जिसमें हमने फर्स्ट देखा था गैसियस सॉल्यूशन को, सेकंड देखा था लिक्विड को, एंड थर्ड देखा था सॉलिड को। सभी के एग्जांपल हैं। डिसाइड कौन कर रहा है, सॉल्वेंट, ये आपको यहाँ ध्यान रखना है, बस ये मेन बात आपको यहाँ पर क्या करनी है, यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए क्या है कि जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पर डिसॉल्व होता है, सॉरी सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, है ना। अब सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व होता है, कितनी अमाउंट उसकी है, वो क्या होती है, वो होती है कंसंट्रेशन, क्या होती है वो होती है वहां पर कंसंट्रेशन होती है, कि कितनी कंसंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन की, वो वहां पर अगर हम बात करते हैं तो बात होती है किसके बारे में, यहाँ पर बात होती है सॉल्युबिलिटी के बारे में। हल्का सा हम सॉल्युबिलिटी के बारे में देखते हैं, सॉल्युबिलिटी, देखिए यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ solute which is dissolved in a a specific amount
या हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। एक स्पेसिफिक अमाउंट होगा सॉल्यूशन का भी, और जितना भी अमाउंट हम उसमें ऐड कर रहे हैं किसका, सॉल्यूट का, है ना। ये क्या है, सॉल्युबिलिटी। और इस इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं कंसंट्रेशन के रूप में, डिनोटेड बाय सी, ठीक है। सी से कंसंट्रेशन से बात करते हैं। कंसंट्रेशन मतलब कितना ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो वहां पर लिक्विड की, सॉरी, या सॉल्यूट जो है उसका अमाउंट डिपेंड करता है कि ज्यादा है तो ज्यादा कंसंट्रेशन है, कम है तो कम कंसंट्रेशन, है ना। अगर बात करें इफ, हम बात कर लेते हैं, इफ amount of solute is more, so solution is more concentrated, and if amount of solute is less, so solution is less concentrated और डाइल्यूट, है ना। इसको लेस वर्ड डाइल्यूट के साथ नहीं आएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन ये कह सकते हैं, ठीक है। इफ मतलब ये क्या हो जाए कि जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट अगर कम हो सॉल्यूशन में तो वो डाइल्यूट होगा, और अगर उसका अमाउंट ज्यादा है तो वो कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो ये बातें तो हुई इनके बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में, सॉल्यूट के बारे में, काफी हम आगे डिटेल से लेंगे। उससे पहले हम एक टर्म है यहाँ पर, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशंस हैं जिनके बारे में, जिनका एक्सप्रेशन होता है, जिनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की यहाँ पर हम कंसंट्रेशन देखने वाले हैं, कौन कौन सी कंसंट्रेशन है देखिए, वो हम देखने वाले, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर हमको देखने वाली है कंसंट्रेशंस किसकी, सॉल्यूशन की। जैसे अगर हम बात करें मोलैलिटी हो गई या मोलैरिटी हो गई, है ना, ये सब क्या है, कंसंट्रेशंस हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट बात करते हैं, है ना, यहाँ पर किस क्या बात करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज मतलब यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से इसको हम शो करते हैं, मास परसेंटेज। इसमें देखिए क्या होता है कि मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं उसके बात कर रहे हैं, कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर देखिए मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, कंपोनेंट का सॉल्यूशन में कितना मास है,
अपॉन में जो सॉल्यूशन का टोटल मास है क्या है, अपॉन में यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जितना भी मास है इनटू में परसेंटेज के लिए हम 100 से इसको इनटू कर देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मास परसेंटेज। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, दोनों ही जो सॉल्यूशन है वो भी उसकी वैल्यू हम मास में ले रहे हैं, है ना, और यहाँ पर जो सोल्यूट है या कंपोनेंट है उसको भी हम किस में शो कर रहे हैं, उसको भी हम शो कर रहे हैं मास में, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए बात करें, यहाँ पर एक एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, उस एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। जैसे एग्जांपल 10% ग्लूकोज, है ना, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि 10% ग्लूकोज है वाटर में मिक्स है ना। 10% ग्लूकोज का मतलब यहाँ पर है कि 10 ग्राम है ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज मिक्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तो यहाँ पर टोटल बात करें तो 10 ग्राम ग्लूकोज है प्लस 90 ग्राम वाटर है ना, और 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन, क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इसको हम इस तरह से भी शो कर सके, 10 ग्राम जो हमारा फॉर्मूला है, 10 ग्राम अपॉन में 100 इंटू में 100% में शो करेंगे, यहाँ पर 100 से 100 चला जाएगा, इस तरह से हमको 10%, और हम किसके लिए निकाल रहे हैं, ये ग्लूकोज के लिए, ठीक है। जनरली इस तरह से अगर मान लो हम वाटर के लिए निकालने जाते हैं, जैसे मान लो हमसे वाटर के लिए पूछा जाता, तो हम इस कर दे 90 ग्राम वाटर है अपॉन में 100 ग्राम है सॉल्यूशन, टू में 100, देन ये 90% हो जाता है, ठीक है। 90% क्या है, वाटर है। इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, मास परसेंटेज, क्या निकाला है, मास परसेंटेज निकाला है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि सेकंड, वो क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। वॉल्यूम परसेंट मतलब V/V, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ बात करें कंपोनेंट, कंपोनेंट वॉल्यूम या परसेंटेज, है ना, वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे कि जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का वॉल्यूम लेंगे, है ना, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का वॉल्यूम, है ना, जितना भी वॉल्यूम को मिलने वाला है, और उसके बाद है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है ना, सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है, और परसेंटेज के लिए हम 100 से इंटू, सिंपल सा। जैसे जैसे हम यहाँ बात करें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है हमारे पास कि हमने क्या किया है, यहाँ पर 10% एथेनॉल, क्या लिया है, 10% एथेनॉल, क्या है, ये सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। वाटर में क्या है, 10% सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इट मीन, मीन व्हाट इज मीन, तो मीन क्या है कि 10 ml ऑफ एथेनॉल इज dissolved in 100 ml वाटर, ठीक है। 100 ml वाटर में क्या है,
या सॉल्यूशन का है, वाटर का नहीं है, ये सॉल्यूशन, ठीक है। डिजोल्व इन वाटर, वाटर एंड ये क्या है, सॉल्यूशन की क्या है, वॉल्यूम। यहाँ पर कि 100 ml सॉल्यूशन में 10% जो या 10 ml क्या है, एथेनॉल घुली हुई है। ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर सिंपली भी हमको हो सकता है जो फॉर्मूला है उससे अगर हम निकालना चाहें कि ये 10 ml है, अपॉन में हमारा 100 ml है, इंटू में 100 है, जो कि हमारे पास आएगा फिर 10%। ml से ml कैंसिल करें, ठीक है। इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं, वो भी इजीली। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल है, इथाइलिन ग्लाइकोल का है ना। ये क्या है, 35% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का है ना। ये इथाइलिन ग्लाइकोल का, जिसका मीनिंग भी क्या है, 35 ml ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। ये एक बात हो गई। उसके बाद बात करें, जैसे यहाँ पर एक और हमारे पास है, वो क्या है, देखिए थर्ड जो है वो है, ये है हमारे पास मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इस बार हमने मास को क्या किया गया है, जैसे यहाँ W अपॉन में V, ठीक है। ये है, तो इसमें क्या होगा, है ना, तो कंपोनेंट, कंपोनेंट का क्या निकालना है हमको, मास परसेंटेज निकालना है, जैसे ना मास परसेंटेज या सिंपल परसेंटेज अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपोनेंट मास परसेंटेज, तो क्या होगा, कंपोनेंट मास इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जो भी उसका क्या होगा, मास होगा, अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में यहाँ 100 आएगा, जो कि परसेंटेज के लिए। अब जितना भी यहाँ पर रहने वाला है वो हम निकाल सकते हैं इजीली बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पर जनरली क्या होता है, जनरली जो सॉल्यूशन होता है वो 100 ml का, जैसे कि हमने प्रीवियस में भी लिया है उसी तरह से हम ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म आ रही है, उस पर हमको ध्यान देना है, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन, है ना। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपके एग्जाम में पूछी जाती है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से। मोल फ्रैक्शन, इसे हम x से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाई x, ठीक है। यहाँ पर इससे हम शो करते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है, किसी भी कंपोनेंट का अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट ये क्या होता है, ये होता है मोल ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है उसका नंबर क्या है, मोल्स का नंबर याद है, कितने मोल हैं उसके, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन
ऑल द कंपोनेंट, है ना। सॉल्यूशन जितने भी कंपोनेंट है सब के जो मोल है उनके बारे में, सॉल्यूशन के मोल्स के बारे में कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ moles of all the components, ठीक है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक ग्लास मान लो, है ना, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन में हमारे पास कुछ एक कंपोनेंट ए है, ये रहा एक कंपोनेंट बी है, और एक कंपोनेंट मान लो सी है। इस तरह से तीन कंपोनेंट है ना। अब तीन कंपोनेंट है तो अगर हम फर्स्ट का ए का मोल फ्रैक्शन निकालने, किसका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन अगर हमको ए का निकालना है ना, देखिए इसको इस तरह से यहाँ पर ए लिख देंगे, ए के लिए मोल फ्रैक्शन है। अब ये कैसे निकलेगा, ए के मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल्स, टोटल में मतलब ए प्लस बी प्लस सी मोल्स, इन सभी के मोल्स कितने, है ना। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर एक्स बी के लिए भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर हमको बी के मोल निकालने पड़ेंगे, सभी साथ में ए प्लस बी प्लस सी के मोल होंगे। और इसी तरह से हम किसके निकाल सकते हैं, यहाँ पर सी के भी निकाल सकते हैं, जो कि कितने होंगे, ये भी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और देखिए जितने भी मोल फ्रैक्शन है उन सभी का जो सम होगा, सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज 1, एक रहने वाला है। मतलब यहाँ पर एक्स ए हो, एक्स बी हो, एक्स सी हो, इन सभी का मोल फ्रैक्शन क्या रहने वाला है, एक रहने वाला है। इस तरह से ये आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। अब आपने ये तो देख लिया मोल फ्रैक्शन, लेकिन मोल भी तो पता होना चाहिए, है ना। यहाँ मैं मोल के बारे में, मोल का एक फॉर्मूला होता है। मोल जब भी हमको मोल निकालना हो तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं। तो गिवन मास इन ग्राम, जनरली ग्राम में दिया होता है, ऑफ कंपोनेंट जिसका भी हमको निकालना है, ठीक है। ये कंपोनेंट का क्या है, मास, गिवन मास जो भी हमको मिलेगा क्वेश्चन में, है ना। और क्या है, मोलिक्यूलर मोलिक्यूलर मास ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी का, एक क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर, उससे ये इजी हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इजी हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ हम ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, हमको क्या करना है, कैलकुलेट द मोल फंक्शन, है ना। क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन वाला जो कंफ्यूजन है या आपको समझ में नहीं आएगा तो वो इस क्वेश्चन से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकोल जो है C2H6O2, ठीक है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका। इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन 20% of
20% ऑफ C2H6O2 बाई मास, हमको बाई मास दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? बाई मास हमको यहाँ दिया हुआ है। बाई मास का मतलब क्या है, हम समझ गए हैं कि सॉल्यूशन में बाई मास हमको दिया हुआ है। तो देखो आंसर लिखते हैं। आंसर क्या है? बाई मास दिया हुआ है 20% बाई मास है। तो आप ये चीज क्लियरली समझ में गए होंगे कि यहाँ पर 20 ग्राम की बात हुई। 20 ग्राम क्या है यहाँ पर? मास है, ठीक है। किसका है ये? C2H6O2 का, ठीक है। उसके बाद बात करें वाटर में है तो 80 ग्राम क्या होगा यहाँ पर? वाटर होगा, ये वाटर होगा, है ना। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो हमारे ये सॉल्यूशन है, देखिए ये सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट है, एक ए है और एक बी है ना। तो ये है ए हमारा, मान लो, और ये वाटर क्या है यहाँ? बी है। अब पहले दोनों के क्या निकाल लेते हैं? मोल फ्रैक्शन। देखिए इसमें क्या कहा गया है हमारा, क्या हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का हमको मोल फ्रैक्शन क्या? अब इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने से पहले हमको टोटल मोल्स निकालने पड़ेंगे दोनों के ही, है ना। फर्स्ट हम वाटर का मोल निकालें, मोल ऑफ H2। जैसा कि हमने कहा कि हमको गिवन अमाउंट कितना है? 80 ग्राम है, ठीक है। 80 ग्राम गिवन अमाउंट है। H2O का कितना होता है? एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसका टोटल हो गया 2। और यहाँ अगर हम बात करें ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 18 है ना, 18। अब 18 का अगर हम इसमें भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा? सीधा सीधा काटते हैं, 10 सॉरी 4 0 49 4, उसके बाद फिर पॉइंट लगेगा 4 4 4 समथिंग समथिंग। तो हम यहाँ मान लेते हैं 4 मोल। क्या मान लेते हैं? 4 मोल, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है? 4 मोल आ रहा है, या 4.44 होगा, ठीक है। इस तरह से ये हमको निकल के आ गया हमारा। किसका मोल आया? ये वाटर का है। उसके बाद हमको निकालना है इथाइलिन ग्लाइकोल, यानी कि मोल ऑफ C2H6O2, ठीक है। इसका निकालना है, तो इसके हमारे पास गिवन जो मास है वो 20 ग्राम है। यहाँ से निकालें तो एक कार्बन का 12 होता है, यानी कि 12 इंटू में 2 प्लस यहाँ 6 ही होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 16 इंटू में 2, जो कि हमारे पास हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 32। तो ये हो जाएगा 30 यानी 62, ठीक है। 62 मीन यहाँ पर 62 हो जाएगा, ठीक है। 62 होने के बाद ये हमारे पास क्या आ गया? मोल आ गया, ठीक है। यहाँ से इनको और इजी कर लेते हैं, तो ये 10 हो जाता है और ये हो जाएगा 3n1, 10/3/1, ठीक है। ये हो जाता है ये 0 पॉइंट में आने वाला है, 0.322 मोल आने वाला है, ठीक है। इस तरह से ये मोल आ गया। यहाँ से आप करोगे तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों के मोल आ गए हैं। अब मान लो आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, कि यहाँ पर क्या है? C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हमको मोल पता होने चाहिए इथाइलिन ग्लाइकोल के, वो कितने हैं? 0.322 अपॉन में टोटल मोल कितने हैं, कि 0.322 प्लस 4.33 या 4 जो हमारे पास आया था, इसको आप इजीली यहाँ कर सकते हो। 4.44 आया था, है ना, 33 नहीं आया था, 4.44 आया था। इस तरह से 4 जनरली हम मान सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से 0.322 तो 267.4, है ना। ये इस तरह से हमको निकल के आने वाला है। तो इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो ये आ चुका है 0.322 अपॉन में
4.6 सॉरी 7.762, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा। बाकी इसका जो आंसर होता है वो हमारे पास आ रहा है 0.932। इस तरह से हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन फॉर्मूले का यूज करके, जो कि हमने निकाला है। आप भी इजी से आप इसी तरह से फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हो। बाकी आपके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं आप यूज कर सकते हो और हो जाएंगे इजी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी हमारे पास मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर बिलियन है, कुछ मतलब कंसंट्रेशन है जिनका एक्सप्रेशन करना भी बाकी है, कुछ न्यूमेरिकल भी करने हैं। बाकी जितने भी बाकी टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए धन्यवाद।